हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है ट्रेनिंग मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोटर कंपोनेंट्स। इस सब यूनिट में हम वेरियस मोटर कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे और उनको इम्प्रूव करने के तरीकों को भी जानेंगे। सबसे पहला मोटर कंपोनेंट है एंड्योरेंस। डॉक्टर हरदयाल सिंह के अकॉर्डिंग फटीग होने के बावजूद बेस्ट क्वालिटी और स्पीड के साथ स्पोर्ट्स मूवमेंट करने को एंड्योरेंस कहते हैं। एंड्योरेंस की तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली तो यह एक लार्ज मसल एक्टिविटी है, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। सेकंड, यह एक लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी है, यानी लार्ज मसल्स एक्टिविटी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक किया जाता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे थकने के बाद भी कंटिन्यू रखा जाता है, यानी जब किसी लार्ज मसल एक्टिविटी को थकने के बाद भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रखा जाता है तो इसे एंड्योरेंस एबिलिटी कहते हैं। एंड्योरेंस कई तरह की होती है। आसानी से समझने के लिए हम इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन को समझेंगे। पहली है एक्टिविटी के नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन और दूसरा है एक्टिविटी के ड्यूरेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर एंड्योरेंस के तीन टाइप्स होते हैं। पहले है बेसिक एंड्योरेंस। यह लार्ज मसल्स लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी है जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का बेस बनाती है, जैसे लॉन्ग रनिंग। दूसरी है जनरल एंड्योरेंस। यह वह एक्टिविटी होती है जिसमें वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स को हायर और लोअर इंटेंसिटी के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, जैसे सर्किट ट्रेनिंग। लास्ट है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। यह किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक करना है। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर एंड्योरेंस के चार टाइप्स होते हैं। पहला है स्पीड एंड्योरेंस, जो कि 45 सेकंड तक की एक्टिविटीज के लिए होता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, इसमें 45 सेकंड से 2 मिनट तक की एक्टिविटी आती है। और थर्ड है मीडियम ड्यूरेशन एंड्योरेंस, इसमें 2 से 11 मिनट तक की एक्टिविटी आती है। और लास्ट है लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्योरेंस, इसमें 11 मिनट से ज़्यादा देर तक की एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ आती है। अब हम जानेंगे एंड्योरेंस को डेवलप करने के वेरियस मेथड्स के बारे में। पहला मेथड है कॉन्टिन्यूस रनिंग मेथड। इसमें रनिंग कंटिन्यू की जाती है, रनिंग के बीच में कोई गैप नहीं होता। दूसरा है इंटरवल रनिंग मेथड। इसमें रनिंग इंटरवल में होती है, यानी रनिंग के बीच में रेस्ट पीरियड होता है, लेकिन यह रेस्ट पीरियड एक इनकम्प्लीट रेस्ट पीरियड होता है। और तीसरा है रेपिटेशन मेथड। यह मेथड इंटरवल मेथड की तरह ही है, बस इसमें जो रेस्ट पीरियड होता है वह एक कंप्लीट रेस्ट पीरियड होता है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस रनिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। इसमें कई वेरिएशन हैं, जैसे स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड। इसमें हार्ट बीट 140 से 160 के बीच रहती है। फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड, इसमें हार्ट बीट 160 से 180 के बीच में रहती है। वेरिएबल पेस मेथड, यानी स्लो फास्ट के कॉम्बिनेशन के साथ रनिंग करना। और लास्ट है फार्टलेक मेथड। इसमें हार्ट बीट रनिंग टेरेन पर डिपेंडेंट होती है। इसमें भी रनिंग पेस सेम नहीं रहती, बल्कि नेचुरल टेरेन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इंटरवल रनिंग मेथड दो टाइप के हैं। इंटेंसिव इंटरवल रनिंग मेथड, इसमें इंटेंसिटी डोमिनेट करती है और लगभग 80 से 90% रहती है। दूसरा है एक्सटेंसिव इंटरवल रनिंग मेथड। इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इंटेंसिटी करीब 70 से 80% होती है। रेपिटेशन मेथड में रनिंग हाई इंटेंसिटी पर, यानी लगभग 90 से 100% इंटेंसिटी के इंटरवल में की जाती है और यहाँ पर इंटरवल के बीच कंप्लीट रेस्ट दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट मोटर कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। एथलीट की वह एबिलिटी जिसमें वह रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है, यानी रेजिस्टेंस से ज़्यादा ताकत लगाता है, स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ 3 तरह की होती है। पहली है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यह इंसान की एक रेपिटेशन में मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, जैसे बेंच प्रेस या डेडलिफ्ट इन पावर लिफ्टिंग। दूसरी है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसमें रेजिस्टेंस को हाई स्पीड के साथ ओवरकम किया जाता है, यानी यह मिनिमम टाइम में मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन है, जैसे लॉन्ग जंप या हाई जंप। और लास्ट टाइप है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इसमें रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी वेट के साथ देर तक रेपिटेशन करने की एबिलिटी को स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहते हैं, जैसे 1 मिनट पुशअप टेस्ट।
डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के तरीके भी डिफरेंट होता है। जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए 100 से 175% तक इंटेंसिटी पर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वहीं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के केस में यह इंटेंसिटी 30 से 80% के बीच होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में 1 से 3 रेपिटेशंस किए जाते हैं। वहीं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में यह रेपिटेशंस 5 से 10 होती है, जबकि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में ये 15 से 30 तक चले जाती हैं। तीनों तरह की स्ट्रेंथ में सेट्स की संख्या 3 से 8 तक होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में सेट्स के बीच 5 से 10 मिनट तक का रेस्ट पीरियड होता है, जबकि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए सेट्स के बीच में रेस्ट पीरियड सिर्फ 1 से 2 मिनट होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज स्लो की जाती है, जबकि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए फास्ट और क्विक एक्सरसाइज होती है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए एक्सरसाइज की रिदम मीडियम होती है। इस तरह से तीनों टाइप की स्ट्रेंथ को डेवलप करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। हमारा अगला मोटर कंपोनेंट है स्पीड। टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम को स्पीड कहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स सिचुएशन में स्पीड का मतलब एथलीट की स्पोर्ट्स मूवमेंट को मिनिमम पॉसिबल टाइम में करने से है। स्पीड 3 तरह की होती है, रिएक्शन स्पीड या इसे रिएक्शन एबिलिटी भी कहते हैं। यह किसी सिग्नल पर मिनिमम पॉसिबल टाइम में रिएक्ट करने की एबिलिटी है। दूसरा है एक्सेलरेशन एबिलिटी या इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। यह एथलीट की वह एबिलिटी है जिसमें वह अपनी स्पीड को ज़्यादा दूरी तक और तेजी से इंक्रीज करता है। और लास्ट है स्पीड ऑफ मूवमेंट या इसे लोकोमोटर एबिलिटी भी कहते हैं। यह एथलीट की वह एबिलिटी है जिसमें एथलीट अपनी हाईएस्ट अचीव्ड स्पीड को ज़्यादा दूर तक और देरी तक मेंटेन करता है। तीनों तरह की स्पीड को डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे रिएक्शन स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए किसी सिग्नल पर बार बार क्विकली रिएक्ट करना, सेंसोमोटर एबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी को ज़्यादा करके रिएक्ट करना। एक्सेलरेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक्सेलरेशन रन की प्रैक्टिस करना, यानी 30-40 मीटर के डिस्टेंस की जितनी ज़्यादा फास्ट तरीके से रनिंग कर सकते हैं करना। इन एंड आउट रनिंग करना, यानी अगर 200 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 200 मीटर डिस्टेंस को 30 से 40 मीटर के जोन में डिवाइड करना और फिर डिफरेंट जोन में फास्ट, स्लो, मीडियम वेरिएशन के साथ रनिंग करना। डिफरेंशियल जोन रनिंग करना, यानी 200 मीटर डिस्टेंस को 100-100 मीटर के दो डिस्टेंस में डिवाइड करना। पहले 100 मीटर को 12 सेकंड में कवर करना और दूसरे 100 मीटर को 13 सेकंड में कवर करना। और स्पीड ऑफ मूवमेंट को डेवलप करने के लिए हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड के साथ मूवमेंट को बार बार रिपीट करना। कंडीशन को इजी करके प्रैक्टिस करना, जैसे डाउनहिल रनिंग। रिदम के साथ रनिंग करना, जैसे क्लैप, ड्रम या म्यूजिक के साथ। हमारा नेक्स्ट मोटर कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है स्पोर्ट्स मूवमेंट को हाईएस्ट रेंज ऑफ मोशन या हाई एम्पलीट्यूड के साथ करना। फ्लेक्सिबिलिटी 3 तरह की होती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को खुद के मस्कुलर फोर्स या एफर्ट से अचीव करना। सेकंड है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को एक्सटर्नल हेल्प या फोर्स से अचीव करना। और थर्ड है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को मोमेंटम से अचीव करना। मतलब बॉडी पार्ट को पहले मोमेंटम में लाना और फिर उसे मैक्सिमम रेंज तक ले जाना। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ लिगामेंट्स, मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, मसल्स के बीच पुअर कोऑर्डिनेशन, एज, उम्र बढ़ने के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, सेक्स, फीमेल की बॉडी मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बॉडी टेम्परेचर, वार्म बॉडी की स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है, फटीग, जब बॉडी थकी हो तो स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ हम फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के तरीकों को डिस्कस करेंगे। पहला है एक्टिव मेथड। इसके अंदर 2 तरीके हैं, स्टैटिक मेथड, इसे स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड भी कहते हैं।
इसमें जॉइंट को स्लोली मैक्सिमम रेंज तक स्ट्रेच करके 6 से 15 सेकंड तक होल्ड किया जाता है। इसी में दूसरा है डायनामिक मेथड। इसमें बैलिस्टिक मूवमेंट करते हुए मैक्सिमम रेंज तक ले जाया जाता है। इसके बाद दूसरा मेथड है पैसिव मेथड। इसमें किसी पार्टनर, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल हेल्प की मदद से मैक्सिमम रेंज अचीव करने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट है कंबाइन मेथड या इसे PNF भी कहते हैं। PNF का मतलब है प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। इसमें पहले बॉडी मसल्स को 6 से 7 सेकंड के लिए आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यह कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद सेम मसल्स को ग्रेजुअली स्ट्रेच करके 8 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। इसी प्रोसीजर को 4 से 8 बार तक रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट मोटर कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काम करने और स्किल मूवमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। हमारे मूवमेंट की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक इसी मोटर कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कई तरह की होती है, जैसे ओरिएंटेशन एबिलिटी। यह किसी स्किल को करते हुए बॉडी के स्पेस यानी हवा में होने पर बॉडी पार्ट की नॉलेज होने के बारे में है, जैसे क्रिकेट में बाउंड्री पर जंप करके कैच पकड़ना। दूसरा है कपलिंग एबिलिटी। किसी स्पोर्ट्स स्किल को करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग समय पर मूव करते हैं। यह इन बॉडी पार्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन की एबिलिटी है, ताकि एक परफेक्ट मूवमेंट एग्जीक्यूट हो सके। इसके बाद है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। यह स्किल मूवमेंट पर मास्टरी करने की एबिलिटी है, ताकि मूवमेंट में हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और इकोनॉमी मिल सके। नेक्स्ट है बैलेंस एबिलिटी। यह किसी स्किल को करते हुए स्टैटिक या डायनामिक कंडीशन में बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की एबिलिटी से है। स्टैटिक जैसे क्रिकेट में स्लिप पर खड़े होना, और डायनामिक जैसे फुटबॉल में रनिंग करते हुए बॉल ट्रैप करना और बॉडी कंट्रोल करना। नेक्स्ट है रिदमिक एबिलिटी। यह हमारी बॉडी का किसी रिदम को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करने की एबिलिटी से है, जैसे म्यूजिक पर एरोबिक्स करना। नेक्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी। यह किसी सिग्नल पर जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी रिएक्ट करने की एबिलिटी है, जैसे स्टार्ट इन 100 मीटर रेस। और लास्ट है एडेप्टेशन एबिलिटी। यह किसी स्पोर्ट्स की चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग एथलीट द्वारा अपनी मूवमेंट में भी चेंज करने की एबिलिटी से है, जैसे फुटबॉल में डॉज देना। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करना बहुत ही मुश्किल और लिमिटेड होता है, क्योंकि यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वर्किंग एफिशिएंसी पर बेस्ड है। इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने CNS प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे किसी स्किल को डिफरेंट स्टार्टिंग पोजीशन में करना, सेम स्किल को ऑपोजिट लिम्ब से करना, किसी स्किल की नॉर्मल स्पीड को चेंज करके करना, किसी स्किल को परफॉर्म करने के एरिया को छोटा करके करना, एक्सरसाइज की डिफिकल्टी को बढ़ाकर करना, नई स्किल को सीखने के लिए उसे पुरानी स्किल से कंबाइन करना। अगर ओपोनेंट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हों तो उसके नंबर या रेजिस्टेंस को बढ़ा देना, स्किल को अनयूजुअल कंडीशन में परफॉर्म करना, अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड या अनरिलेटेड स्पोर्ट्स को खेलना।